और ये जो डॉलर है, डॉलर के मुकाबले जो रुपया कमजोर हुआ है और जो डीजल और पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है, ये आपस में जुड़ा हुआ है। वैसे ही जैसे अमित शाह और मोदी जुड़ा हुआ है, एक के परफॉर्मेंस पे दूसरे का जीवन निर्भर करता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं जीतेंगे तो ये आदमी वापस जेल में जाएगा, इसको पता है। इसीलिए अपने सारे कार्यकर्ताओं को कहता है कि झूठ बोलो, जितना बोल सकते हो उतना बोलो, लेकिन किसी तरह से चुनाव जीत करके आओ, नहीं तो हमको जेल जाना पड़ सकता है, हम दोबारा तरीपार हो सकते हैं। ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और इस देश की जनता को ऐसे लगता है जैसे ये देश बचा रहे हैं। पहला बार जब 2000 का नोट देखे थे ना, तो उसको देख के कंफ्यूज हो गए थे, लगा था कि डॉलर जैसा है। 500 का नोट एकदम डॉलर के साइड में लगता है, देख करके पूरा डॉलर को कॉपी कर दिया है। कोई मोदी जी को कह दिया होगा कान में धीरे से, जैसे मोदी करके पहन लिए थे। ऐसा भी कोई होता है क्या? अपना नाम जो है खुद ही लिख करके सूट पहन लिया है। वो जो है उसको कोई कह दिया होगा कि डॉलर के साइज का रुपया बना दीजिएगा ना, तो रुपए का वैल्यू बढ़ जाता है। रुपए का साइज घटाने से और डॉलर का कॉपी करने से उसका वैल्यू डॉलर के बराबर नहीं हो जाता है। आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है, इस पर निर्भर करता है कि आपके करेंसी का वैल्यू कितना है। मैंने कैसी निकम्मी सरकार है, मैंने अपने निकम्मेपन का भी ठीकरा जो है वो दूसरे लोगों के ऊपर छोड़ती है। एक मोटा मोटी बात उनको बताइए, वही दोस्त जो गोबर से कोहिनूर निकालते हैं, वो दोस्त हमको बोले कि तुमको 100 करोड़ चाइना से मिला है। हम बोले कहाँ है, पता तो चले कि है कहाँ। ये भी अच्छे दिन की तरह है कि दूरबीन से खोजना पड़ेगा, है कहाँ। 100 करोड़ अगर रुपया किसी के खाते में आ गया है तो सरकार क्या कर रही है, ये सवाल है ना। देखिए रात गहरी हो गई है, शैतानों का नाम नहीं लेते हैं। दोस्तों, आप सब लोग इतनी देर तक इस मजमे में जमा है, मैं आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको जय हिंद और लाल सलाम पेश करना चाहता हूं। साथियों, उमर जब बोल रहा था राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह का नाम, तो लगा कि अब हम लोगों का नाम लेने वाला है। उस फहमी के शिकार हम लोग कभी कभी हो जाते हैं। और फिर जब ये आके बगल में बैठा तो हमने कहा सब बोल दिए, अब हम क्या करें। लेकिन इसने कहा है कि तुम आखिरी वक्ता हो, तो आखिरी वक्ता होने का एक फायदा है और एक नुकसान है। फायदा ये है कि बाकी वक्ता जो बोले हैं उसी में थोड़ा मिर्च मसाला लगा के अपना काम चला लीजिए, और नुकसान ये है कि नया कुछ बोलने के लिए आपके पास होता नहीं है। दोस्तों, वैसे भी आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं दरअसल लाइक माइंडेड लोग हैं, तो जो बात मैं कहूंगा दरअसल वो आपके दिल की बात है, वो आप भी सोचते हैं, आप भी समझते हैं और आप भी देखते हैं, आपका भी वही नजरिया है। तो बोलना बहुत महत्वपूर्ण बात तो है नहीं। दूसरी बात यह है कि खाली बोलने से हो भी क्या जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि बोलने की हिम्मत तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम चंद लोगों के बोल देने से तो कोई फर्क इस देश को पड़ने वाला नहीं है। हमको वो समझने की कोशिश करना होगा कि आखिर मामला फंस कहाँ रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है, वो कौन सी ऐसी बात है कि सब लोग महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन उस सवाल से निकलने की जो उनकी जद्दोजहद है उसमें उनको नाकामयाबी हासिल होती है। मसलन एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आज आप किसी से भी पूछ लीजिए, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, प्यार से यदि किसी भाजपा समर्थक से भी बात कीजिएगा तो वो भी कहेगा कि यह प्रधानमंत्री बहुत झूठ बोलता है। ये सच बात है, ये सच्चाई उसको भी मालूम है। इस देश के आप किसी तबके से पूछ लीजिए, मैंने अंबानी अदानी साहब वैसे भी नहीं पूछ सकते हैं, हम लोग पहुंचेंगे कहां उसके पास, लेकिन उनको छोड़ करके आप किसी से भी पूछ लीजिए तो वो इस सरकार से नाखुश हैं, उनको कोई खुशी नहीं है। लेकिन वो मसला क्या है जो इनको आज भी ये कॉन्फिडेंस देता है कि हम अगली बार भी जीत जाएंगे, वो कौन सी ऐसी चीज है। मैं समझता हूं कि
उस तिलिस्म को समझना बहुत जरूरी है। एक बात आज हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए, वो ये है कि देश में जिस बंटवारे के शिकार हम लोग आज हो रहे हैं, यह बंटवारा आज शुरू नहीं हुआ है। सबसे पहले ये बात हम आज जानेंगे। ऐसा नहीं हुआ है कि 2014 में बीजेपी की सरकार बनी है और अचानक से इस देश में कब्रिस्तान और शमशान की बात होने लगी है। ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद से ही हिंदू मोहल्ले और मुसलमान मोहल्ले अलग हो गए। ऐसा नहीं है कि धर्म का झगड़ा आज शुरू हुआ है। फर्क क्या है, उस फर्क को समझिए। फर्क ये है कि जो बात पहले पर्दे के पीछे कही जाती थी, अब सरेआम संसद और विधानसभा में बोली जाती है। और ये कैसे हुआ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। इसको अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि आज के समय में जितनी भी गैर संवैधानिक बात है, उसको देशभक्ति, और जो संविधान की बात है उसको कम्युनल, कास्टिस्ट, जिहादी, आतंकवादी, ये नैरेटिव साबित करने की साजिश चल रही है। मसलन एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जब कोई कहता है कि हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये गैर कानूनी बात है, ये गैर संवैधानिक बात है, ये देश विरोधी बात है। लेकिन इसके खिलाफ यदि कोई बोले तो ये कहा जाएगा कि ये हिंदू विरोधी है, देश विरोधी है, सेना विरोधी है, समाज विरोधी है, विकास विरोधी है। ये तमाम तमगे जो हैं वो इंसानों के ऊपर चस्पा कर दिए जाते हैं। और आज हालत ये है कि मिमिया करके लोग बोलता है जम सेकुलर। जो बात सीना ठोक के बोलना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमको गर्व है इस बात का कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमको गर्व है इस बात का कि हम इस देश के संविधान पे भरोसा करते हैं, हम इस देश की जमहूरियत पे भरोसा करते हैं, यह बात आज लोग मिमिया के बोलते हैं। और ये मिमिया के क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि कहीं हिंदू वोट न बिगड़ जाए। अब एक बात आपको कह देते हैं, एक बार एक भाजपा समर्थक, मैं उसको भक्त नहीं कहता हूं और आप लोगों से भी अपील करता हूं कि उसको भक्त मत कहिए, क्योंकि ये साजिश है। क्या साजिश है? जैसे इस देश में चाय वालों को बदनाम कर दिया गया, चौकीदारों को बदनाम कर दिया गया, बर्तन मांजने वाली को बदनाम कर दिया गया, योगी और सन्यासी को बदनाम कर दिया गया, हिंदू धर्म को बदनाम कर दिया गया, उसी तरीके से भक्त शब्द को बदनाम करने की साजिश चल रही है। भक्त कौन होता है? भक्त वो होता है जो भगवान की भक्ति करता है। शैतान की भक्ति करने वाले को भक्त कहते हैं, उसको भक्त कह सकते हैं। ये साजिश है और ये साजिश वैसी ही साजिश है जो धीरे धीरे हमारे दिमाग में, हमारे सोच में, हमारे ख्यालात में डाला जाता है। मसलन मैं एक एक करके आपको नैरेटिव गिनाऊंगा। सबसे पहले आप कोई भी टीवी चैनल खोलिए, अगर आतंकवादी साबित करना हो तो उसका एक खास गेटअप है कि नहीं है? खास गेटअप है उसका। अगर किसी को चोर साबित करना हो तो उसका खास गेटअप है। मैं बिहारी हूं, मैं जब सिनेमा देखता था मुंबईया, कहता था कि जरा बिहार से बुलाओ शूटर को। यार हम आकर के तुम्हारा पखाना साफ करते हैं, तुम हमको शूटर कह रहे हो। हम आकर के तुम्हारा बिल्डिंग बना रहे हैं, तुम्हारा सब कचरा उठा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, तुम्हारे घर की नौकरपनी कर रहे हैं और तुम हमको शूटर कहते हो। ये क्या है? ये वही है कि इस देश में गरीबों से नफरत करो। और अगर आप बिहारी हैं तो आप बिहार में पैदा हुए हैं या नहीं हुए हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप गरीब हैं, आप देखने से गरीब लगते हैं, इसीलिए आप भले उत्तर प्रदेश के हो, आपको भी बिहारी ही कहा जाएगा। ये गरीबों के खिलाफ नफरत है। इसी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत है। कोई नहीं जानता है कि इस्लाम क्या है, मुसलमान क्या होते हैं। बस टीवी देखा है, टीवी में वो यही दिखा है उस्मान भाई, और उसको लगता है सब उसका लेकर के घूम रहा है। ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत है, दलितों के खिलाफ नफरत है। ये सब लोग जो है रिजर्वेशन लेकर के पढ़ाई करते हैं,
और इनसे जो है इलाज मत करवाना, ये तुम्हारे पेट में उस तरह छोड़ देंगे, कैंची छोड़ देंगे तुम्हारे पेट में। ये दलितों के खिलाफ नफरत है। अब इनकी हकीकत को आप देखिए, इनका जो पैसा लूट रहा है, इनके घर में रहने वाले इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके बहू बेटियों की असमत लूट रहे हैं, उनसे इनको डर नहीं लगता है। इनका धन संपदा अधिकार जो छीन रहे हैं, उससे इनको डर नहीं लगता है। जो डोनेशन देकर के डॉक्टर बना है, उससे डर नहीं लगता है, लेकिन जो रिजर्वेशन लेकर के डॉक्टर बना है, उससे इनको डर लगता है। तो ये साजिश को आप समझिए। इस देश के भीतर जो कमजोर तबका है, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, आदिवासी हो, महिला हो, कोई भी महिला हो, किसी भी समुदाय की महिला हो, आप लोगों का भी मूड फ्रेश व्हाट्सएप पे एंटी वीमेन जोक सही होता है कि नहीं होता है? होता है ना? सोच लीजिएगा कि ये वही मानसिकता है जिस मानसिकता से कहीं कहा जाता है, एक शंकराचार्य ने कहा कि औरत अशुद्ध होती है, इसीलिए वो शंकराचार्य नहीं बन सकती है। औरत उसी अपने पेट से, अशुद्ध पेट से 9 महीना रख करके पैदा की जिस मर्द को, वो मर्द शुद्ध हो जाता है, औरत अशुद्ध हो जाती है। इस मानसिकता को समझिए आप। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये लड़ाई 2014 से ना शुरू हुई है, ना 2019 में ये खत्म होने वाली है। ये सोच की लड़ाई है, ये आपके जहन की लड़ाई है कि आप इंसान को इंसान की तरह देखेंगे कि नहीं देखेंगे। साथी उमर रोहित वेमुला का नाम ले रहे थे। रोहित वेमुला ने अपनी आखिरी चिट्ठी में लिखा कि आप इंसान को सिर्फ एक वोट की तरह देखना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लिख रहे थे, तो उन्होंने कहा 1 पर्सन, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं कहा, 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट और 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू। अरे मियाँ जी, घर में नहीं इज्जत देते होंगे अपने बेगम को, लेकिन उनका वोट भी एक, और बुर्का नवीस जो बीवी है उसका भी वोट एक। पंडित जी इतना बड़ा चोटी लगा करके घूमे, बड़ा ज्ञानी है, 4 वेद पढ़े हैं, उनका भी वोट एक, और उनकी पत्नी भी के वोट का भी वैल्यू एक। अंबानी, उसका भी वोट एक, और जूता सिलने वाला का भी वोट एक। इसको कहते हैं संविधान, इसको कहते हैं जमहूरियत। लेकिन समाज में तो ये नहीं होता, और समाज में जानबूझ करके इंसान को इंसान की तरफ बर्ताव नहीं किया जाए, इसकी साजिश रची गई। और जो बात उमर ने कही, उसकी गंभीरता को समझिए कि बहुत दिनों के बाद, दशकों बाद, एक ऐसा तबका समाज में पैदा हुआ जो खुद नहीं पढ़ सका, पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा। और हम लोग सब उसी पीढ़ी में शामिल हैं। उसी पीढ़ी में शामिल था नजीब भी। नजीब की मां भी पीएचडी नहीं की हुई थी, और हम में से सारे लोग जो आज इस मंच में बैठ करके ये सवाल उठा रहे हैं, हम में से किसी की भी मां पीएचडी नहीं है। मेरी मां तो मैट्रिक पास है। हम पहले जनरेशन है जो यूनिवर्सिटी का मुंह देखे, पीएचडी करने के लिए आए। लेकिन आज जब हम पढ़ने लगे हैं, जब हम सीखने लगे हैं, जब हम सवाल पूछने लगे हैं, जब इतिहास में हम अपना नाम ढूंढते हैं कि हमारी पीढ़ियों की कुर्बानी कहां है, तब इनको डर लगने लगता है। इनको सवाल से डर लगने लगता है, और इनको लगता है कि इन्होंने देश के साथ जो पिछले कई दशकों से गद्दारी की है, उस पर सवाल पूछा जाएगा, इसलिए हमारे सवाल पूछने के अधिकार को छीन लेना चाहते हैं। और ये सब कुछ किसके नाम पे होगा? ये सब कुछ देश के नाम पे होगा। मसलन एक भाजपा का समर्थक हमको बोला 200 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदेंगे, लेकिन भाजपा को ही वोट देंगे। हम बोले दोस्त, मेरा रिक्वेस्ट है तुमसे, हर पेट्रोल पंप पे जैसे मोदी जी का थोबरा लगवाए हो यही करते हुए, उसी तरीके से हर पेट्रोल पंप पे 2 मशीन लगवाओ। एक जिसको अपनी देशभक्ति साबित करनी है 200 रुपए पेट्रोल खरीद करके, उसके लिए। हमको 200 रुपए पेट्रोल नहीं चाहिए, मोदी रहे सत्ता में या ना रहे, 200 रुपए लीटर हमको पेट्रोल नहीं चाहिए। खाओ पियो तुम और बिल फाड़ो हमारे नाम पे। एक बात हमको बताइए, जब देश के भीतर जो दूसरे तरीके के लोग हैं, जो आज ये कह रहे हैं
कि मोदी जी जब आए हैं तब विकास शुरू हुआ है। हम बोले यार 4.5 साल में तो एक ही चीज का विकास हम देखे हैं, हाफ पेंट आरएसएस का बोल करके फुल पेंट हो रहा है, बाकी तो हमको विकास नहीं दिखाई देता है। बाकी जो विकास है वो विकास नहीं विनाश है। जब इस देश में 12,000 किसानों की आत्महत्या होती है जो इतिहास में सबसे ज्यादा है। बाकी विकास नहीं विनाश है जब देश में सबसे ज्यादा लोग बेकार होते हैं। इस देश में लोगों को खाने पीने के चलते उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। महिलाएं आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये तो विकास नहीं है। और इस विकास का वादा भी नहीं था, वादा तो कुछ और था। वादा तो था कि जब सत्ता में आएंगे तो सबके खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे। रोज खाता चेक करते हैं दोस्त और देख करके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्यों? पहले कहा कि 0 बैलेंस पे खाता खुलवाइए, अब कहता है कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन कीजिए। अब मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कीजिएगा तो रोज आपको लव मैसेज आएगा, आपका 150 रुपया काट लिया गया है। और ये भी कहा जाएगा कि ये मशीन जनरेटेड मैसेज है, मतलब आप रिप्लाई भी नहीं कर सकते। ये मशीन जनरेटेड मैसेज ये है कि पैसा लेके भागे माल्या, फाइन भरेंगे हम लोग। पैसा लेके भागेंगे मोदी जी के दोस्त और फाइन भरेंगे हम लोग। इसको विकास कहते हैं। रहने दो यार, ये तुम बुर्बक मत बनाओ। टेढ़ा है पर मेढ़ा है, कुरकुरे चलेगा, जुमला है पर प्रधानमंत्री है, ये नहीं करने वाला। और यही बात जब हम पूछ देते हैं तो क्या कहता है, अब तुम लोग देशद्रोही हो। हम बोले हैं, हम कोई सफाई नहीं देते हैं। हम कहते हैं ये बताओ कि 15 लाख कहाँ है, देशद्रोही हो हैं, 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, दाल 200 रुपए किलो क्यों बिक रहा है, ये सवाल है ना। इस सवाल को गुमराह करने के लिए हर सवाल का जवाब इनके पास है। और इसीलिए मैं जिम्मेवारी के साथ, मेरा नाम कन्हैया है, अपने घर की सफाई मेरी ही जिम्मेवारी है। पड़ोसी का घर जाकर के कोई थोड़ी झाड़ू लगाता है। मेरा नाम कन्हैया है, हम एक हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं और मैं उम्र की बात से सहमत हूँ कि आज हिंदू धर्म को अगर किसी चीज से खतरा है तो वो आरएसएस और भाजपा की सरकार है। इसीलिए आज हिंदू धर्म के नाम पे, राम जी के नाम पे जो भाजपा का ऑफिस बनाया गया, ये तो हम नहीं बर्दाश्त करने वाले हैं। और ये सवाल जब पूछ देते हैं तो गाली देने लगता है। मैंने भोरे में बोलता है भारत माता की जय, और मैंने भोरे का नाश्ता जो है भारत माता की जय, और शाम का जो है डिनर माँ बहन की गाली से। अभी एक आपको नया मुद्दा देते हैं। अगर आपको संघी संस्कार से रूबरू होना हो तो किसी भी भाजपाई से राफेल का रेट और मंदिर का डेट पूछ दीजिए, भारत माता का तुरंत उसका हकीकत आपको बताना शुरू कर देगा। ये है संस्कार। और नाम क्या रखा है? आरएसएस। क्या इसका मतलब है? अब 4.5 साल में भी असली मतलब नहीं पता चला। आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नहीं है। आरएसएस का मतलब है रिलायंस सेवा संघ। आज ये बात साबित हो गई कि राष्ट्र की सेवा ये नहीं कर रहे हैं, ये रिलायंस की सेवा कर रहे हैं। मतलब अच्छा, दोनों भाई में लड़ाई नहीं हो, जो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच में लड़ाई हो गया था, सरकार बोली कि नहीं, मैंने फूट डालो, राज करो, ये मुसलमानों के लिए है, आपस में क्यों लड़ रहे हो। दोनों भाई को एकजुट कर दिया है, बोला आधा तुम खाओ आधा तुम खाओ। और ये जो खाने वाले लोग हैं, इनका जो कर्जा है, वो जो कर्ज माफी की गई है, उसका आंकड़ा आप सुनेंगे शायद आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूं, आप हम पे भरोसा कीजिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, इसलिए आप मेरी बात से भरोसा कीजिए। वो आंकड़ा ये है कि 3,16,000 करोड़ जो कॉर्पोरेट का कर्जा है उसको माफ किया गया है, और अकेले 45,000 करोड़ का कर्जा जो है इनके ऊपर से माफ किया गया है। और किसानों का कर्जा कितना माफ किए हैं? 10 पैसा। अरे दोस्त, अब लेमन जूस भी नहीं मिलता है 10 पैसा। मैंने 10 पैसा में अब टॉफी भी मिलेगा। ये 10 पैसा किसानों का कर्जा माफ करते हैं। और किसान जब आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, मेरे दोस्त
जिसका नाम आप ले रहे थे, हम रात को लेंगे नहीं उसका नाम। वो कहता है कि ये किसान नहीं है, तो किसान नहीं है तो ये क्या है? ये किसान नहीं है, ये विपक्षी पार्टियां जो हैं उनके एजेंट हैं। यही बात बोली जाती है ना। विद्यार्थी यदि आंदोलन करने के लिए निकले तो कहा जाएगा कि ये विपक्ष के एजेंट हैं। किसान यदि आंदोलन करने के लिए निकले तो कहा जाएगा कि विपक्ष के एजेंट हैं। हम लोगों को कह देता है कि राहुल गांधी की सैलरी पे हैं। अब बताइए मैंने कैसी निकम्मी सरकार है। मैंने अपने निकम्मेपन का भी ठीकरा जो है वो दूसरे लोगों के ऊपर छोड़ती है। एक मोटा मोटी बात हमको बताइए, वही दोस्त जो गोबर से कोहिनूर निकालते हैं, तो दोस्त हमको बोले कि तुमको 100 करोड़ चाइना से मिला है। हम बोले कहाँ है? पता तो चले कि है कहाँ। ये भी अच्छे दिन की तरह है कि दूरबीन से खोजना पड़ेगा। है कहाँ? 100 करोड़ अगर रुपया किसी के खाते में आ गया है तो सरकार क्या कर रही है? ये सवाल है ना। अगर हमने देश के खिलाफ कुछ बोला है तो सरकार क्या कर रही है? अगर हम में से तमाम लोग जो इस मजमे में जमा हैं, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? सरकार जानते हैं क्या कर रही है? सरकार जो है एक दूसरे का बचाव कर रही है। प्रधानमंत्री का बचाव करने के लिए सारे मंत्री खड़े हो जाते हैं। अपना अपना काम कोई नहीं करता है। ये ऐतिहासिक बात है, इसको याद रखिएगा कि आज इस देश में किसी से भी आप पूछ लीजिए तो कानून मंत्री कौन है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो रक्षा मंत्री की तरह दिखाई देता है, क्योंकि वो हमेशा प्रधानमंत्री की रक्षा करता हुआ नजर आता है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि वित्त मंत्री कौन है तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो गृह मंत्रालय के संबंध में जवाब दे रहा होता है। कोई मंत्री जो है अपना काम नहीं कर रहा है। और ये जो नाकामी है, चाहे आप पेट्रोल का दाम ले लीजिए, डीजल का दाम ले लीजिए। एक तो खुन्नस में आकर के बोला तुमको डीजल का क्या काम है, डीजल पियोगे क्या? हम बोले यार ऐसे शौक तो हमारे नहीं है। आपके जब मंत्री संतरी जो भी बैठे हुए हैं गद्दी में, वो जब सिलेंडर कंधे पे लेकर के प्रोटेस्ट लगाते थे तो क्या वो एलपीजी पिया करते थे? ऐसा तो नहीं है। आप जब विपक्ष में थे तो आप सवाल पूछते थे। मैं इसलिए पेट्रोल और डीजल का विरोध कर रहा हूं, ये जो दाम बढ़ा है उसका, क्योंकि डीजल यदि महंगा होगा तो हर चीज महंगी हो जाएगी। क्योंकि ट्रांसपोर्ट का जब किराया बढ़ेगा, छोटा मोटा तो व्यवसाय आप लोग ओखला में करते ही होंगे ना। माना कि जीएसटी ने आपका धंधा बर्बाद कर दिया, फिर भी काम तो कुछ करते ही होंगे ना। ये जो किराया है वो निर्भर करता है डीजल के दाम पे। डीजल का जब दाम बढ़ेगा तो हर चीज का किराया बढ़ जाएगा। रामायण साहब तो सिगरेट पीने की आप बात कर रहे थे ना, उसका भी रेट बढ़ जाता है डीजल बढ़ने के बाद। हर चीज का किराया डीजल पर निर्भर करता है। मेरे पास गाड़ी हो न हो, लेकिन यदि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था पे इसकी विपरीत असर पड़ती है। और डॉलर की बात, डॉलर का बात तो बहुत मजेदार है। पहला बार जब 2000 का नोट देखे थे ना तो उसको देख के कंफ्यूज हो गए थे। लगा था कि डॉलर जैसा है, 500 का नोट एकदम डॉलर के साइज में लगता है। देख करके पूरा डॉलर को कॉपी कर दिया है। कोई मोदी जी को कह दिया होगा कान में धीरे से, जैसे मोदी मोदी करके पहन लिए थे। ऐसा भी कोई होता है क्या? अपना नाम जो है खुद ही लिख करके सूट पहन लिया है। वो जो है उसको कोई कह दिया होगा कि डॉलर के साइज का रुपया बना दीजिएगा ना तो रुपए का वैल्यू बढ़ जाता है। हे विधाता, रुपए का साइज घटाने से और डॉलर का कॉपी करने से उसका वैल्यू डॉलर के बराबर नहीं हो जाता है। आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है इस पर निर्भर करता है कि आपके करेंसी का वैल्यू कितना है। अब यहाँ से बहुत सारे लोग गल्फ में रहते होंगे, काम वाम करने के लिए जाते होंगे, तो उनको दिनार का वैल्यू पता होगा ना। क्यों ऐसा होता है कि जो काम आप ओखला में करते हैं उसी काम के लिए आपको गल्फ में जो है वो ज्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि उसको इसकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से ज्यादा है। और ये जो डॉलर है, डॉलर के मुकाबले जो रुपया कमजोर हुआ है और जो डीजल और पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है, ये आपस में जुड़ा हुआ है। वैसे ही जैसे अमित शाह और मोदी जुड़ा हुआ है, एक के परफॉर्मेंस पे दूसरे का जीवन निर्भर करता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं जीतेंगे तो ये आदमी वापस जेल में जाएगा, इसको पता है। इसीलिए अपने सारे कार्यकर्ताओं को कहता है कि झूठ बोलो, जितना बोल सकते हो उतना बोलो, लेकिन किसी तरह से चुनाव जीत करके आओ, नहीं तो हमको जेल जाना पड़ सकता है, हम दोबारा तरीपार हो सकते हैं। ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है।
और इस देश की जनता को ऐसे लगता है जैसे ये देश बचा रहे हैं।